नमस्कार, वेलकम एंड वार्म ग्रीटिंग्स टू एवरीवन वाचिंग। मेरा नाम वंदना त्रिभुवन सिंह है और मैं हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की आंतरिक सलाहकार समिति की सदस्य हूँ। और हम लोग सोशल अवेयरनेस के इश्यूज़ पर, सामाजिक इश्यूज़ पर कुछ अवेयरनेस लाने के लिए कुछ ना कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं, कुछ अच्छे इश्यूज़ को उठाते हैं। और आज हम लोग यहाँ पर आए हैं नेशनल बर्ड डे यानी राष्ट्रीय पक्षी दिवस के बारे में जानने के लिए, जो कि हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 5 जनवरी को। सिंस द ईयर 2002 इट हैज़ बीन सेलिब्रेटेड फॉर द लास्ट 11 years एवरी ईयर ऑन 5th of January। तो बर्ड्स सुनने में बहुत छोटा सा लगता है, और ऐसी क्या इम्पोर्टेंस है बर्ड्स की, पक्षियों की हमारे नेचुरल इकोसिस्टम में कि हम लोगों को पूरा दिन एक हम लोगों ने उनको डेडिकेट किया है। नॉट ओनली दैट, और भी दिन हैं जिसके बारे में रोशनी डालेंगे सर। हम लोगों के साथ मौजूद हैं श्री नीरज कुमार सर, जो कि चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं इको डेवलपमेंट में। 1998 से वो IFS सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं, और तब से वो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सर्व कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ को सर्व कर रहे हैं। और इतना लंबा एक्सपीरियंस के बाद इतनी सारी जानकारी देने के लिए मेरी जब बात हो रही थी कि पक्षियों का क्या रोल है, तो उसी को साझा करने के लिए हम लोग एक कॉन्वर्जेशन होल्ड करते हैं। सर, वार्म वेलकम एंड इट्स अ प्रिविलेज टू हैव यू सर। थैंक यू सो मच सर, ये जैसे नेशनल बर्ड्स डे, पक्षियों का ऐसा क्या महत्व है हमारे इकोसिस्टम में कि हम लोग पूरा एक दिन उनको डेडिकेट कर रहे हैं नेशनल बर्ड्स डे के रूप में? एक्चुअली आपने देखा होगा कि ओवर द इयर्स जनरल इम्प्रेशन ये है कि बर्ड्स के नंबर कम होते जा रहे हैं। जी जी। जो अलग अलग वैज्ञानिक संस्थाएं हैं पूरी दुनिया में, वो समय समय पर कुछ ना कुछ सर्वे रिपोर्ट लाती हैं। जी सर। और दोज रिपोर्ट्स टिपिकली पॉइंट टुवर्ड्स दिस डेटा दैट द नंबर्स ऑफ बर्ड्स यूनिवर्सली आर गोइंग डाउन, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आर गोइंग डाउन। ओके। सो लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करने के लिए कि नहीं, these animals, these birds are also important component of our ecosystem and they are essential for our survival of the human being। ओके। तो इसीलिए उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए मतलब एक दिन को पूरा डेडिकेट किया गया है कि इस पे फोकस दिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बता सके। जहाँ तक बर्ड्स का इकोसिस्टम में योगदान है, उनकी इम्पोर्टेंस है, बहुत सारी कॉमन नॉलेज, बहुत सारी बातें कॉमन नॉलेज में हैं। लोगों को पता है कि कैसे वो फूड चेन का हिस्सा है हमारे यहाँ। बहुत बच्चों को भी नहीं मालूम। बच्चों को थोड़ा अप्रिशिएट नहीं करते होंगे। बट जैसे बर्ड्स कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती हैं सर्वाइवल के लिए, और बर्ड्स पे कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं सर्वाइवल के लिए, है ना। फॉर एग्जांपल लार्जर बर्ड्स, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है कई बार, फिर छोटी मछली को हम लोग खाते हैं कई बार। तो वैसे ही बर्ड्स में भी वो भी एक फूड चेन का पार्ट है, इसमें कि सर्टेन बर्ड्स, लार्जर बर्ड्स लाइक रैप्टर्स एंड ऑल, दे डिपेंड अपॉन फॉर देयर सर्वाइवल ऑन द स्मॉलर बर्ड्स। वो उनको हंट करते हैं, खाते हैं। और उसी प्रकार से जो छोटी बर्ड्स हैं वो बहुत सारे एक्टिविटीज़ में, फॉर एग्जाम्पल पॉलन्स में वगैरह वगैरह, पॉलिनेशन में मदद करते हैं, या छोटे इंसेक्ट को कंट्रोल करते हैं ना। बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं विच आर नॉट गुड फॉर फार्मर्स, तो देयर नंबर्स आर बेसिकली कंट्रोल्ड बाय दीज बर्ड्स on one hand। Secondly, there are many birds which help in pollination of these growing plants। So अगर कुछ प्रोडक्शन लेना हमें, तो अब तो पॉलिनेशन करने वाले एजेंट नहीं होंगे, तो हाउ विल दे the trees go in number, grow in number। राइट। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो दोनों तरह से ये हमें हेल्प करता है बर्ड्स, और उनको बचाना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। ओके, राइट, दैट्स वंडरफुल। तो सर, जैसे इंडिया में ऐसे कौन सी बर्ड्स हैं जो हम लोग के फार्मर्स को भी बहुत हेल्प करती हैं इंसेक्ट्स कंट्रोल में? सबसे पहले तो ये बोलते हैं कि जो ये क्या कहते हैं, हमारा पी फाउल है, इंडियन पी फाउल जो नेशनल बर्ड है, इसी को बोलते हैं फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं सबसे पहले। बिकॉज आप रैट्स को कंट्रोल करता है ये बहुत ज़्यादा, है ना। जब एग्रीकल्चर फील्ड में रैट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं, प्रोडक्शन लॉस उनकी वजह से बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके नंबर कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो दे आर सब टिपिकली इन कॉमन पार्लेंस दे आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड, इसलिए कि ये उनको कंट्रोल करते हैं। और भी बर्ड्स हैं जो, तो सर जो मोर की जैसे हम लोगों ने बात की, इंडियन पी फाउल, तो सर जैसे इसका साउथ इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पहले नहीं थी, और ये हम लोग राष्ट्रीय पक्षी भी है, तो सर क्या अभी इनके नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं?
हाँ, ये जो एक सर्वे रिपोर्ट आई थी लास्ट ईयर 2023 में, वो स्टेट ऑफ इंडियन बर्ड्स, उसमें कहता है कि ये जो 2-4 स्पीसीज हो हैं जो कि जनरलिस्ट स्पीसीज इनको कहते हैं, जी जी दे आर नॉट, मतलब स्पेशलिस्ट नहीं है, लाइक दे डोंट नीड पर्टिकुलर काइंड ऑफ निश हैबिटेट टू Okay. सर्वाइव. Oh, So they can survive just in a different kind of habitat. You can find in Agra area which is very dry, and you can find in other areas which are quite moist. okay. तो हर एक तरह के हैबिटेट में सर्वाइव कर जाता है. सो बिकॉज ऑफ दिस कैपेबिलिटी ऑफ दीज बर्ड्स, दिस स्पीसीज, सो दे हैव अडेप्टेड टू डिफरेंट एरियाज. Okay. कहते हैं ये बात उसी रिपोर्ट में आई है कि 1998 तक केरला में केवल 2 जिलों में ये चिड़िया मिलती थी, जी बट जी ऑफ लेट वहाँ केरला के सारे डिस्ट्रिक्ट में ये बर्ड्स मिल रही है. Wow. इवन देयर नेशनली देयर नंबर्स हैव गॉन अप. So being maybe national bird, people are more focused towards its conservation, and many a times anything wrong happens to these birds, the reports reach the authorities. Okay. So probably these things have led to increase in their number. जी जी So it's a fact that their numbers have gone up. Okay, that's wonderful, sir. Like, and मतलब इसकी सर्वाइवल एबिलिटीज बहुत अच्छी होती हैं हर तरह के टफ एनवायरनमेंट में, चाहे ड्राई हो चाहे वेट हो. Yeah. That's wonderful. They are quite friendly many times. They become quite friendly also. Okay. अगर आपका लार्ज हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है या कोई कहीं पे और कहीं आउटस्कर्ट्स में थोड़ा सा घर है, तो यू कैन ऑलवेज सी दीज बर्ड्स रोमिंग इन योर मे बी लॉन. Beautiful. And they look so beautiful. Yeah, no doubt. Right. So यूपी का जो स्टेट बर्ड है सारस, how does it help? And are they on the verge of extinction? क्या ऐसा है कुछ? Saras is not on the verge of extinction. See, Saras is a state bird of UP, as you rightly said. जी. Saras के monitoring के लिए गवर्नमेंट ने, हम लोगों ने यहाँ पे every year we conduct this monitoring exercise. We count their number in each district of state, involving large number of people and involving our own staff also. Okay, wow, there is a wonderful. particular method by which it is done. So we have data for the last 10-12 years, and we have analyzed the data. The numbers are going up. The last summer survey we did in May, and in that survey the compiled figure is around 19,500 plus That's wonderful. individuals. Right. So of late their numbers have been going up, and again why this species is important for us, for a state like UP, which is agriculture dominated state, हाँ जी. जहाँ पे बहुत सारे लोगों की जीविका कृषि पे आधारित है और सर्वाइवल के लिए भी कृषि जरूरी है. जी जी. तो ये स्पीसीज सारस क्रेन वहाँ जहाँ मिलता है वहाँ पानी होना चाहिए. Okay. है ना. Alright. मोस्टली व्हेन यू सी द एग्रीकल्चर फील्ड, पैडी फील्ड्स फॉर एग्जांपल देखते हैं तो पानी उसमें भरता है, लो लेवल ऑफ वाटर रहता है, जी सर. और उसी में इनकी नेस्टिंग होती है. तो ऐसे तमाम एरिया जहाँ पे कि इस तरह के हैबिटेट मिलते हैं. मोर और लेस वी हैव डेटा, our data says only 7 or 8 districts are there where we didn't get the Saras crane. Otherwise in all the districts of UP, Saras crane is there, and their numbers are also going up. That is wonderful. So it's important, it's kind of indicator species, if you can say. Like अगर सारस है तो इसका मतलब एग्रीकल्चर थ्राइव कर रहा है वहाँ पे, बिकॉज दे ईट. फार्मर्स इंसेक्ट को ईट करते हैं, इवन ग्रेन पे भी डिपेंड करते हैं कई बार. बट पीपल टॉलरेट देयर प्रेजेंस, दे डोंट टेक इट अदरवाइज. मोस्ट ऑफ द पीपल द नेचुरल इंसेक्टिसाइड का काम है. यस, दे टॉलरेट देयर प्रेजेंस. ऑफ कोर्स देयर थ्रेट भी उनके सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ आती रहती हैं, बट एज अ डिपार्टमेंट वी कीप ऑन ट्राइंग टू मिनिमाइज द काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ थ्रेट्स व्हिच आर happening. For example, use of insecticide and pesticide जो खेतों में होता है. That was my next question कि ऐसे क्या threats हैं birds को? हाँ, birds को normally जो ये insecticide और pesticide जो restricted kind of chemicals हैं, जब ये use करते हैं तो they definitely impact them adversely. Okay. कई बार उनको directly भी poisoning हो जाती है, कई बार indirectly, slowly and slowly this kind of substance they keep on accumulating inside their bodies. Oh God. It's kind of sometimes called biological magnification. So धीरे धीरे करके वो उनको adversely impact करता है. And unconfirmed, many reports say that these insecticides lead to thinning of their egg cells. Oh God. तो उसमें कई बार दिक्कत होती है उनसे. Okay. So ये इस तरह के नुकसान है. या फॉर एग्जांपल सारस की बात करें तो ट्रांसमिशन लाइंस विच आर ऑल्सो नेसेसरी टू इफ यू वांट टू एनर्जाइज आवर ऑल एरियाज, तो ट्रांसमिशन लाइन बनाना जरूरी पड़ता है. बट वो कई बार वो ट्रांसमिशन लाइन उस लाइन ऑफ फ्लाइट में आते हैं जहाँ पे ये उनसे टकरा के उनमें एक्सीडेंट हो जाता है. Oh my God. सो उनको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कैसे करें.
या फिर एग्जांपल विंड मिल्स लगा रहे हैं आजकल बहुत जगह पे, जी, अल्टरनेट जी, सोर्सेज ऑफ हाँ जी, हाँ विंड मिल्स में पाया गया है कि बहुत जगह थोड़ा थोड़ा ये बर्ड्स को नुकसान करता है। एक्सीडेंट्स हो जा रहे हैं। तो उसके लिए थोड़ा मिटिगेशन के प्रावधान करते हैं लोग, डिपार्टमेंट करती है या जो जी। कंसर्न एजेंसी वो करते हैं, ताकि जी। इस तरह के एक्सीडेंट को कम कर सकें हम। तो सर इस तरह के एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए क्या स्टेप्स ज़रूरी हैं? विंड मिल्स जो लोग लगा रहे हैं या जैसे ट्रांसमिशन लाइंस हैं, उन लोगों को क्या चीज़ें ख्याल रखना चाहिए? ट्रांसमिशन लाइंस में तो आजकल बहुत जगह जहाँ पे एज फार एज इट इज़ पॉसिबल अंडरग्राउंड करना चाहिए, है ना, अंडरग्राउंड करें, एक वन एस्पेक्ट इज़ दैट। सेकेंडली इंसुलेशन करते हैं, जो केबल्स आती हैं जी। उसको उसमें रबर के इंसुलेशन लगाते हैं ताकि उससे टकराए भी अगर मान लीजिए कोई तो करंट ना लगे। या फिर उसमें कई बार वो इस तरह के शाइनिंग मटेरियल लगाते हैं, वो थोड़ा फ्लैप करते रहता है, तो चमक से, उसकी चमक से बर्ड्स को पता चलता है कि समथिंग इज़ देयर, तो उधर नहीं जाते हैं वो। खतरनाक है, हाँ जी। तो इस तरह के कुछ ना कुछ उपाय आजकल कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा जो एजेंसीज हैं उनको भी कहते हैं कि आप करो इससे। लेकिन अगर अंडरग्राउंड करें केबल को तो अच्छा रहता है वो बहुत जगह, खासकर जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है और लार्ज बर्ड्स ज़्यादा है वहाँ पे। जी। एंड सर विंड मिल्स की वजह से जो एक्सीडेंट्स? विंड मिल्स तो हमारे स्टेट में, यूपी में बहुत कम अभी उतना इंटेंसली यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि वो खासी जगह पे लगाया जा सकता है जहाँ पे एक सर्टेन स्पीड, जो विंड स्पीड एक सर्टेन लिमिट से ऊपर हो, वहीं पे लग सकता है ये। तो उस तरह तो अभी प्रचलन नहीं है, लेकिन विंड मिल्स लगाने में भी आपको थोड़ा देखना चाहिए कि कहाँ पे लगाएं कहाँ पे ना लगाएं। ठीक है सर। सर विंटर्स में आर्कटिक रीजन से बहुत सारी बर्ड्स माइग्रेट करती हैं इंडिया में, यूपी में, लखनऊ में। तो ऐसा क्या खास रीज़न है, क्यों माइग्रेट कर रही हैं और कैसे वो हमारे इकोसिस्टम को मदद करती हैं? माइग्रेशन इज अ काइंड ऑफ इनग्रेन्ड थिंग है उसमें, इन स्पीसीज में। वो जहाँ पे विंटरिंग, जहाँ पे वो ब्रीड करते हैं समर टाइम में, वहाँ पे जब विंटर आता है तो विंटर्स आर वेरी सिवियर, so they cannot get feed over there easily. So जब इस सीजन में they come to these areas for spending their winter time, और जो उनके साथ में न्यू उनके ऑफस्प्रिंग होते हैं उनको भी साथ में लाते हैं वो, तो यहाँ पे फिर वापस they grow in all these areas. Then after this wintering season they go back to the same place when the food is plenty available in plenty there. So it's a kind of cycle to maximize their survival probability. So best time को, दोनों जगह के बेस्ट टाइम को यूज़ करते हैं। जब बेस्ट टाइम वहाँ होता है दे गो बैक देयर, और जब बेस्ट टाइम वहाँ पे हार्श टाइम है तो कम टू अस। सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड देयर आर लाइक, जैसे हमारे यहाँ नेशनल हाईवेज होता है वैसे भी उनके लिए फ्लाईवेज, देयर आर मेनी फ्लाईवेज, दे आर वेल आइडेंटिफाइड दैट द बर्ड्स माइग्रेट थ्रू दीज रूट्स, दे आर ऑन द बेसिस ऑफ मेनी थिंग्स। सो हमारा जो यूपी है वो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का पार्ट बोलते हैं इसको। सो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का पार्ट होने के कारण जो बर्ड्स डाउन साउथ की तरफ माइग्रेट करती हैं वो यूपी में लैंड करती हैं। हमारे विंटरिंग बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं, एंटायर स्टेट इज़ फुल ऑफ smaller or larger wetlands, and these wetlands provide important habitat for these migratory birds. Yes. Right. Okay, that's wonderful. तो सर ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं इनके लिए क्या जो सैंक्चुरीज बनाई गई हैं या जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो वाइल्ड लाइफ एरियाज हैं, नेशनल पार्क्स एंड ऑल, तो क्या इनमें क्या फ़र्क होता है? क्या ये वहीं पे अपना घर बनाते हैं या कहीं और भी? नॉट नेसेसरी, आई मीन ऑफ कोर्स हम लोगों ने सेंचुरीज, डिपार्टमेंट ने सेंचुरीज नोटिफाई किए हैं। कुछ एरिया में ऐसा देखा गया है कि बहुत ह्यूज कॉन्ग्रीगेशन है ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स का, और उस समय ऑब्जर्व किया गया कि नहीं, इनको प्रोटेक्ट किया जाना ज़रूरी है। तो अकॉर्डिंग टू दी इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट, उस एक्ट के अंतर्गत में ऐसे एरिया को, सर्टेन एरिया को नोटिफाई किया गया कि भाई इसको सेंचुरी बनाया जाए, सीइंग द ह्यूज कॉन्ग्रीगेशन इंपॉर्टेंट स्पीसीज देयर, तो उनको बनाया गया। एट द सेम टाइम सारे एरिया को वी कैन नॉट मेक सेंचुरीज, तो उससे थोड़ी सी वो भी होती है। तो जो बाकी एरियाज है जो नॉन सेंचुरी एरिया हैं, इट डजंट मीन कि दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ दीज स्पीसीज। सो द बर्ड्स दे लैंड देयर ऑल्सो, इट इज़ नॉट लाइक कि हमेशा वो सेंचुरी में लैंड करते हैं, वो बाहर भी लैंड करते हैं। दे कीप ऑन शिफ्टिंग प्लेसेस, डे स्पेंड करेंगे इधर, नाइट स्पेंड करेंगे बगल के दूसरे वेटलैंड में जाएंगे, ऐसा, या नाइट स्पेंड करते इधर, डे टाइम में अगेन दे go to different places for feeding and all. So it's their survival is dependent on all kinds of wetland. It's not only sanctuaries. So इसलिए जो बाहर के एरियाज हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, वेदर इट किसानों के खेत में हो या जो पब्लिक लैंड में हो या जो गवर्नमेंट की दूसरी लैंड है जो कि
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कंट्रोल में नहीं है, वो भी उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। इवन विद इन द फॉरेस्ट एरिया देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ वेटलैंड, बड़े बड़े साइज़ के वेटलैंड हैं, तो वो सारे इनके सर्वाइवल के लिए, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए ज़रूरी हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं ये। तो हम लोग की कोशिश रहती है, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ वी हैव नोटिफाइड 12 बर्ड सेंचुरीज, ऑल दीज आर मोस्टली wetland dependent areas, wetland based areas. So they have been notified basically to give this habitat, suitable habitat for and protecting these birds in these areas. तो इसमें काफ़ी इंटेंसिव मैनेजमेंट भी हम लोग करते हैं, डिपार्टमेंट डज दी काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ इंटेंसिव मैनेजमेंट। सो लाइक जैसे मान लीजिए दे आर obnoxious weeds sometimes which is found there, so we keep on taking out these weeds so that जो उसमें नेचुरल हाइड्रोफाइट्स हैं वो जो कि जिसको पैलेटेबल होते हैं बर्ड्स के लिए, वो उसमें ग्रोथ उनकी होती रहे, या उनके जो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स हैं वो उस पर बने रहें। जो अगर को मान लीजिए पॉल्यूटेंट आ रहा है तो वी कीप ऑन उसको चेक करा के उसमें व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट, एंड सिमिलरली उसको और जैसे सूटेबल डिफरेंट काइंड ऑफ हैबिटेट प्रोवाइड करना है। सो दे मेनी बर्ड्स दे नीड शैलो वाटर, some birds need deep water, they are divers and some are waders, walk करते हैं पानी में। तो वैसे हैबिटेट एरियाज को क्रिएट भी करते हैं हम लोग कई बार आर्टिफिशियली ना। जैसे मान लीजिए कि आपके बड़े जो डीप वाले एरिया हैं उसमें साइड में किनारे एज पे हम लोग वेडिंग के लिए एरिया क्रिएट करते हैं, मड फ्लैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स वी डू समटाइम्स, so that they can wade through the mud. yes. तो देर आर स्पीसीज वी आर डिपेंडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया ओनली, तो वहीं प्रेफर करेंगे। तो डाइवर्सिटी बढ़ाने के लिए और या वैसे बर्ड्स को भी हम हैबिटेट देने के लिए तो ऐसे आर्टिफिशियल इंटरवेंशन भी करते हैं कई बार हम लोग। सिल्ट फॉर एग्जांपल है ना, अगर हम कुछ नहीं करें उसमें तो सिल्ट नेचुरली जो एग्रीकल्चर लैंडस्केप है वहाँ से रन ऑफ होने के साथ आता है हर एक रेनफॉल के बाद, तो धीरे धीरे करके सिल्ट भी डिपॉजिट होता है उसमें। तो थोड़ा डिसिल्टेशन भी करते कई बार एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, बट इट्स नॉट वेरी डीप, नॉट वेरी लार्ज एक्सटेंट, स्मॉल अमाउंट, ऐसा जो कि एस्टिमेट करता है कि इतना ऑलमोस्ट रन ऑफ के साथ आया होगा, ओनली दोज थिंग्स आर रिमूव्ड। सो दिस काइंड ऑफ इंटरवेंशन, एक्टिव इंटरवेंशन इज डन, एंड एज वेल एज प्रोटेक्शन तो सबसे ऊपर है ये। राइट, दैट इज वंडरफुल। तो सर जैसे जो कॉमन सिटीजन्स हैं, वी एज कॉमन सिटीजन्स, how is there a way that we can also contribute to your, like, wildlife department, or in certain ways is there a way that we can also help? Why not? I mean, the role of common citizen is very important as far as conservation of wildlife in general and birds in particular is concerned. I mean, अगर आप बर्ड वॉचिंग देखें, इट्स मोस्ट ग्रोइंग, मतलब सबसे ज़्यादा फास्ट पेस ग्रो के साथ ग्रो कर रहा है। Magnificent to watch birds. Yeah, why not? It attracts everybody. I mean, आप बड़े बच्चे छोटे सबको जिनको भी लगाओ, अगर आप इफ़ यू गिव देम बाइनोकुलर, और बाइनोकुलर से अगर वो किसी बर्ड को देखें और उनके रियल कलर्स अगर देखते हैं तो इट्स वेरी फैसिनेटिंग। सो इज फास्टेस्ट ग्रोइंग हॉबी है वो दुनिया में ये, एंड मेनी अ टाइम्स इट्स वेरी पेइंग ऑल्सो। अगर कोई somebody wants to take it as a profession, it's a hugely paying. How come? How come? Like there are specialist groups from in foreign countries which come to our country for bird watching. Okay. Now, if you are guide to them, if you suppose you take them to particular areas and you say them, you show the birds to them in the smallest possible time, for example, they don't have much time. वो जैसे 4-5 आध हफ्ते के लिए आते हैं वो, तो जैसे उनको पता होता है these guides ना कि कहाँ पे कौन सी birds किस सीजन में दिख रही है, तो वहाँ उनको ले जाते हैं वहाँ पे और दिखाते हैं डिफरेंट स्पीसीज को, तो दे आर वेरी पेड वेरी हैंडसमली, these guides are paid very handsomely. नॉट ओनली दैट, अगर आप जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ भी ऐसे थोड़े एरियाज हैं जहाँ पे कि लोकल जो सिटीजन्स हैं, लोकल गांव वाले हैं जहाँ पे कि इस तरह के बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड हैं, उनको ट्रेनिंग अगर हमने दिया है एंड दे वर्क एज गाइड्स, सो इन गाइड्स को भी पेमेंट मिलता है जो विजिटर्स आते हैं उनके द्वारा। सो इट्स अ काइंड ऑफ लिविंग के लिए भी एक रोल हो सकता है इसका, लाइवलीहुड जनरेट करने के लिए। एंड सिटीजन साइंस का आपने जो मेन बात की ना, सो मॉनिटरिंग ऑफ दीज बर्ड्स, जैसे मान लीजिए आप जहाँ भी रहते हैं, कोई भी सिटीजन जहाँ भी रहता है, ही कैन क्रिएट अ लॉग ऑफ दीज द बर्ड्स विच इज फाउंड देयर इन द नेबरहुड में। वो अपना नोटिस, जैसे आप कर रहे हैं, एक जनरेशन जो आज की है वो नोटिस कर रही है एक बर्ड को, लिस्ट मान लीजिए कोई करता है, अगर ये ट्रेडिशन की कंटिन्यू करता रहता है तो जो इनमें चेंज आ सकता है, वी कैन डिटेक्ट द चेंजेस, कि जो कल को आज स्पीसीज मिलती थी कल नहीं दिखनी शुरू हो गई या कम दिखनी शुरू हो गई, लेस फ्रिक्वेंटली, तो देन वी कैन एग्जामिन कि कैसे हो सकता है। या देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पे कि आप अपनी साइटिंग को रिपोर्ट कर सकते हैं वेरेवर यू गो। आई मीन एनी सिटीजन गोज, बगल के खेत में जाता है या अपने किचन गार्डन में घूम रहा है, वहाँ पे कोई ऐसी अलग से
स्पीसीज दिख रही है, Species दिख रही है, तो ही कैन रिपोर्ट दी साइटिंग्स टू दोज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पे कि ये सिस्टमेटिकली कंपाइल अपने आप होता है, एंड आफ्टर सर्टेन ईयर्स द साइंटिस्ट वर्ल्ड ओवर and different organizations which are specializing in these areas, they analyze such citizen fed data, जी and on the basis of those data they kind of draw some conclusion what is happening to the species, whether the Okay. numbers are going up or going down. That's very And interesting. very 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 involving thing, and unfortunately many people don't know about हाँ it. बिल्कुल So बहुत कम आपके माध्यम जानकारी से, है। इनके माध्यम से अगर आप बताएं कि जी। there are sites जहाँ पे जी। ये रिपोर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग को कोई भी ऐसी स्पीशीज दिखे, कोई भी अनोखी बर्ड या किसी भी तरीके की बर्ड, ई बर्ड वगैरह जैसे एक साइट है, आप जी उसमें सर। कभी रिपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी बच्चा जैसे जी। स्मॉल किड अगर वो भी जी। देखता है, वो भी रिपोर्ट करता है, उसका भी नाम आएगा उसमें, ओह वाओ, योर नेम विल बी देयर हु हैज हाँ जी, रिपोर्टेड इट। हाँ जी, हाँ सो जी। अगर वो बच्चा उसमें देख के ही कैन फील एंथुज्ड ना कि जी। मेरा नाम आ रहा है या उसमें। राइट, इवन कैसा भी फोटोग्राफ उसमें डाल सकता है, जी, बर्ड जी, कॉल जी। उसमें डाल सकता है, जैसा भी ओके, ऑल दिस थिंग्स ही वंडरफुल। कैन विदाउट इन्वॉल्विंग एनी कॉस्टली इक्विपमेंट, जी स्मॉल एब्सोल्युटली, मोबाइल व्हाटएवर इट इज अवेलेबल टू देम, जो पिक उससे क्लिक किया और अपलोड उसमें कर अपलोड दिया। किया, लेट लॉन्ग अपने आप डाला, कहाँ पे किस जगह पे डाला हमने, जी, वो उसमें आप फीड कर दीजिए। that's सो दीज wonderful। थिंग्स आर जैसे कि जो कि सिटीजन्स को का इन्वॉल्वमेंट जहाँ पे ज़रूरी है, माइग्रेटरी बर्ड्स और इन जनरल, और ये हम लोग आराम से कर भी सकते हैं। आराम से जहाँ भी जो हैं, और हम लोग जैसे डिपार्टमेंट का नॉट गो टू ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द स्टेट और मे बी जी सो अगर किसी इलाके में फार फ्लंग एरिया ऐसे हैं बहुत सारे जहाँ पे कि अलग ऐसी रेयर स्पीसीज मिलती हैं जो कि जी, हाँ, बहुत उनकी beautiful, मॉनिटरिंग beautiful, उनकी right। मॉनिटरिंग जो है ना कंटिन्यूस बेसिस पे चाहिए। फॉर एग्जांपल फिन बया वीवर है, जी, बहुत कम जगह पे मिलती है ना Okay। बया फिन वीवर, तो अगर जहाँ पे मिलती है वहाँ हम हमारा स्टाफ हमेशा नहीं है वहाँ पे, जी, बट बिल्कुल देयर इज अ विलेज नियर बाय, उसमें अगर कोई उनकी हेल्प से अगर मॉनिटरिंग कर सके हम हमेशा कि नहीं, ये क्या पोजीशन है, नंबर्स है या नहीं है, या क्या थ्रेट आ रहा है वो भी बता सकते हैं। जी, रूरल एरियाज में। हाँ, तो ये इससे हमारा पार्टनरशिप और स्ट्रांग होगी, एंड द कंजर्वेशन विल बी बेसिकली पीपल लेड कंजर्वेशन। जी, दैट्स वंडरफुल। आपने बताया था सर ebird.org ना? Yes, हाँ, ebird.org. so this is one platform ना? Yes, this one And such this- platform. Many people are involved on this. जी, अभी जो लास्ट रिपोर्ट रिलीज हुई है जी, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम दिस ऑन दिस साइट ओनली, जी, मोर देन 30 million data points were that's available, wonderful। and 30,000 people participated. Yeah, people are actually Yeah, participating। many, yeah. That's wonderful। There are many wetlands. We have a direct connection. Wetlands work as suitable habitat for migratory birds, ducks and geese, जी, whichever come to our country okay, and our state. And these many of these wetlands which are of international importance, okay, wow। so they have been notified as a Ramsar site. Ramsar site। Ramsar is a convention wherein countries have entered into agreement that they will protect these wetlands which are of international importance. Okay, And for the state of UP, we also have 10 Ramsar sites. that's Out wonderful। of these 10, 8 are bird sanctuaries. So basically these Splendid, yeah. I would say। So 8 bird sanctuaries। 8 bird sanctuaries. क्या बात है। आपके लखनऊ के नेबरहुड में जो नवाबगंज है या सांडी है या समसपुर है, लाग बौसी, all these have been notified as Ramsar site. Wow। So this time numbers are birds arrival काफ़ी अच्छे हैं, तो लोकल लोग जाके देख सकते हैं वहाँ पे। So that was my next question कि जैसे जिनको बर्ड वॉचिंग बहुत पसंद है, तो वो ऐसी कौन सी प्लेसेस हैं जहाँ विजिट करना चाहिए और बहुत अच्छा लगेगा वहाँ लोगों को? देखिए मैं इसमें यही मैं कहना चाहूँगा, बच्चों का जहाँ तक सवाल है, छोटे बच्चे अगर इनिशिएट करना है तो वी शुड इनिशिएट देम इन द नेबरहुड ओनली। Okay, नो नीड, मैं ऑफ कोर्स कई बार उनको ले जा सकते हैं अगर वो ले जाने लायक हैं, जी, लेकिन जो अगर नेबरहुड बर्ड से सबसे पहले उनको पहचाने, तो okay, यू कैन इजीली क्लॉक इन अराउंड 25-30 स्पीसीज आराम से जो घर के बगल में दिखते हैं, जी, जी, उनके कॉमन नेम क्या है, जो वो उनको बताना चाहिए, उनके हैबिट्स क्या हैं, क्यों दिखाई पड़ रहे हैं, किस सीजन में दिखाई पड़ रहे हैं। इवन लखनऊ में आप अपने बैकयार्ड में देखेंगे तो आपके विंटर में कुछ अलग स्पीसीज दिखते हैं हाँ जी, जो समर में नहीं दिखते हैं। हाँ तो बिल्कुल, दीज डिस्टिंक्शंस कैन बी बच्चों को बता सकते हैं, जी। और फिर एज एंड व्हेन दे आर As parents we can contribute। as parents, responsibility of each and every parent to initiate their kid into these bird, जी, जब उनका नेचर से कनेक्शन इसी बर्ड्स के माध्यम से बन सकता है। हाँ जी, तो उसके बाद एज एंड व्हेन दे बिकम प्रोफिशिएंट एंड दे डेवलप कीनर इंटरेस्ट, यू कैन टेक देम टू स्पेशलाइज्ड एरियाज लाइक जो हमारे बर्ड सेंचुरीज हैं जहाँ पे कि बहुत सारे अलग अलग तरह के स्पीसीज मिलते हैं। मे बी यू कैन फाइंड
200 odd species in these areas in different season. Okay. So अगर उन पे रेगुलरली जाएं तो वो उनको पहचान सकते हैं. या और भी जैसे वुडलैंड एरियाज है वहाँ पे तो वो अलग स्पीसीज मिलेंगी आपको. फॉरेस्ट एरिया में Okay. यू विल फाइंड डिफरेंट स्पीसीज, फॉरेस्ट बेस्ड स्पीसीज. Okay. सो इनको ऐसे तमाम एरियाज हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं. Not only that, I mean, it's not necessary that you should always go to far flung areas. अगर आप थोड़ा सा शहर से बाहर ही चले जाएं, एग्रीकल्चर वाले एरिया में ही चले जाएं जहाँ पे खेती, धान और गेहूं की खेती होती है, जी जी. वहाँ भी आपको बहुत अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज मिलेंगी. Okay. which are also very attractive. Okay. तो it's not necessary, जितना आपके पास रिसोर्स टाइम परमिट करता है जी जी जी. उतना आप जाएं, बाहर देखें. कोई भी जहाँ पे है वहाँ पे बाहर जाके देखें. Okay. नेबरहुड में Wonderful. रिवर है, कोई रिवर के किनारे जाके, फॉर एग्जांपल लखनऊ से गोमती बहती है. जी जी सर. लखनऊ के अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कहीं भी थोड़ा सा आगे चले जाएं आपको बहुत स्पीसीज दिखाई पड़ेंगी Okay. गोमती के किनारे. And सो दीज आर क्वाइट पोटेंशियल एरियाज जहाँ पे आप जी. अट्रैक्टिव बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं. Still to name a few areas nearby. नियर बाय, वन आई टोल्ड नवाबगंज. जी सर. नवाबगंज बर्ड सेंचुरी इज अराउंड 50 किलोमीटर फ्रॉम दिस प्लेस. जी सर. देन सांडी बर्ड सेंचुरी इज अराउंड 120 किलोमीटर. Okay. Then Samaspur is also around 120-30. It's in Raebareli district. जी सर. Sandi is in Hardoi district. जी. और लाख बौसी इज क्वाइट अट्रैक्टिव. अभी इस बार बर्ड्स बहुत अच्छे हैं लाख बौसी में. कन्नौज जिले में पड़ता है, वो भी अराउंड 2 hours ड्राइव फ्रॉम लखनऊ. जी सर. सो ये सब 2 घंटे के ड्राइव पे है. Wow. नवाबगंज इज 1 hour ड्राइव. Okay. तो आप आराम से कोई भी जा सकता है वहाँ पे. एंड जी. इट्स ब्यूटीफुल एरियाज फॉर विंटर में जाएं वहाँ पे. अभी बर्ड्स आए हुए हैं. That's wonderful. सर स्कूल्स का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है? स्कूल्स to जैसे raise हम लोगों ने awareness. देखा है यहाँ पे कि स्कूल्स का अभी जो सीज़न चल रहा है ये बेसिकली पिकनिक सीजन है. जी. अभी एग्जाम शुरू होने से पहले तमाम स्कूल जो है ना सडनली दे स्टार्ट टेकिंग देयर किड्स टू फॉर पिकनिक. जी. और मेनी अ टाइम्स दिस पिकनिक एरियाज आर जू. हमारे लखनऊ जू में बहुत सारे स्कूल के बच्चे आते हैं या कुकरैल ले जाते हैं या फिर आसपास कहीं वाटर पार्क ले गए, कहीं कुछ ले गए. तो मेरा उनसे जैसे ये रिक्वेस्ट हो सकता है कि जो हमारे बर्ड सेंचुरी वाले एरियाज़ हैं या फर्स्ट पहली बात तो ये कि इसको केवल दिसंबर में कन्फाइन ना करें, दिसंबर में ही ना करें, साल भर करते रहें इसको जी. ना. ओके. ओके, रिपीटेटिव करें और थोड़ा टाइम उसको वो क्या पैटर्न बना के करें कि लोकल जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उनसे कांटेक्ट अगर कर लें तो फॉर एग्जांपल लखनऊ के जितने स्कूल्स हैं अगर डीएफओ लखनऊ से कांटेक्ट कर लें और उनसे एक अपना टाइम शेड्यूल सेट करा लें. सो 1 by 1 दे कैन गो टू कुकरैल एरिया एंड they can feel the forest, see the birds, woodland birds और बाकी चीज़ें भी वहाँ पे और भी अट्रैक्शन है. तो इस तरह से रेगुलरली ले जाएं उनको, वीकेंड पे ले जाएं या जब भी ले जाना चाहें, स्कूल आवर्स में भी ले जाएं. जी. तो ये काम स्कूल को करना चाहिए जिससे कि वो बच्चों में इंटरेस्ट शुरू से जनरेट हो. हाँ जी. वन टाइम इवेंट करने से तो फिर वो पिकनिक का ही सेंस जाता है. तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल. सिर्फ खेलते हैं फिर बच्चे, नहीं तो उनको भी लगता है कि एक ही दिन मौका मिला है तो अधिकार भी है उनका खेलने का. लेकिन वो बार बार अगर ले जाएं तो शायद उनको इंटरेस्ट आएगा, अच्छा लगेगा. हाँ जी. बिकॉज बचपन में ही उनको इनिशिएट करना चाहिए तो लॉन्ग लास्टिंग होता है. जी. तो सर ये इन्फॉर्मेशन जैसे कैसे मिल सकती है स्कूल्स को या कॉमन लोगों को कि कहाँ पे किससे कांटेक्ट करना है जो व्यक्ति हम लोगों को हेल्प कर सकता है? हमारे जैसे उत्तर प्रदेश राज्य में हर एक जिले में वी हैव अ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ऑफिस. डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर बैठते हैं. जी सर. देयर ऑफिस इज प्रोमिनेंट. आई मीन पीपल नो इट. जी. एंड वी हैव अ वेबसाइट, डिपार्टमेंटल वेबसाइट ऑल्सो. ऑन दैट द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ ऑल द DFOs आर गिवन. हेडक्वार्टर का जो है. तो आप अगर उनसे संपर्क करना चाहते हैं तो इन वेबसाइट से नंबर लेके एनी स्कूल कैन कॉन्टैक्ट दी. अगर वो भी नहीं तो जैसे मान लीजिए कोई तहसील वाले इलाके में कोई स्कूल है, दूर है, जिसके हेडक्वार्टर से काफ़ी दूर है, वहाँ भी हमारा एक रेंज ऑफिस होता है. इट इज़ नोन टू पीपल. ओके. जो जिला स्कूल वाले उनको पता है कि भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस कहाँ पे है. एनीबडी कैन आस्क एंड दे कैन टाई अ कोऑर्डिनेट विद द लोकल फॉरेस्ट ऑफिसर कि हमको जैसे मान लीजिए कोई स्कूल गांव में है ना, बगल में कोई तालाब है या कोई झील है, तो उसमें भी कोई चिड़िया भी विंटर में आई होगी. तो वो स्कूल अगर अपने आप वहाँ पे ले जाएंगे मान लीजिए केवल बच्चों को, तो प्रोबेबली देयर एक्सपीरियंस विल नॉट बी एज एनरिचिंग एज व्हेन दे टेक समबडी फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या फॉरेस्ट. हाँ, विद देम. तो थोड़ा सा उनको इनिशिएट कर देंगे, गाइड कर देंगे कि क्या स्पीच, इंटरप्रिटेशन में मदद कर देंगे बच्चों को. या किसी फॉरेस्ट वाले किसी ऐसे नोन आदमी को भी लगा सकते हैं उनके साथ, हु कैन वर्क एज अ गाइड फॉर दी स्टूडेंट्स, फॉर द किड्स. तो देयर एक्सपीरियंस विल बी मोर अच्छा हो जाएगा. तो फिर नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स भी जाना चाहेंगे वो. तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट दे शुड कम टू डिस्ट्रिक्ट. जहाँ पे भी हैं वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई ना कोई ऑफिस जरूर है. उनसे संपर्क करें आप और वो आपको हेल्प करेंगे.
सर आपने बताया था Because- upforest.gov.in हाँ है ना, upforest.gov.in, हाँ, राइट। इसके अलावा साल भर हम लोग कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। जैसे अक्टूबर में वी सेलिब्रेट वाइल्ड लाइफ वीक, ओके तो फॉर 1 वीक वी सेलिब्रेट समथिंग थिंग्स अबाउट वाइल्ड लाइफ, ओके कुछ ना कुछ इवेंट करते हैं। इवन कमिंग फरवरी वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट बर्ड फेस्टिवल Oh, इन wow. द एंटायर स्टेट। दैट इज तो वंडरफुल। इस बार तो उसमें पीपल कैन नॉर्मली वी इनवाइट इन्वॉल्व स्कूल स्टूडेंट्स, तो जो भी पार्टिसिपेट करना चाहें, जहाँ भी ये हर एक ज़िले में मनाया जाता है, जी तो जो भी पार्टिसिपेट करना चाहें, जहाँ भी करना चाहें, अपॉर्चुनिटी इज़ देयर एंड वी अपील की उनको करना, लोगों को करना चाहिए। 2nd of February, 2nd of February, राइट। It's 2nd of on- February को वो लोग upforest.gov.in से DFO ऑफिसर का नंबर ले सकते हैं ऑफिस का, एंड दे कैन कॉन्टैक्ट देम एंड दे कैन पार्टिसिपेट इन द Yes, सेलिब्रेशन। yes, 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 yes. वाओ। तो इसमें सर इस दिन हम लोग क्या करने वाले हैं अभी? जैसे मान लीजिए अलग अलग ज़िलों में बर्ड वॉचिंग ट्रिप कराते हैं। कोई जैसे मान लीजिए कोई स्कूल के बच्चों ने अगर वो वॉलंटियर के सामने आए, जी। तो उनको जो पास के एरिया ऐसे हैं वहाँ पे बर्ड वॉचिंग के लिए ले गए, हाँ जी, या फिर उनको बर्ड्स पे कोई मूवी वगैरह दिखाई, ओके, या अवेयरनेस के लिए कोई रैली कराई वहाँ पे बच्चों हाँ की, जी, हाँ जी, है हाँ ना। जी, डिफरेंट वैरायटी कॉम्पिटिशन कराया, जैसे पेंटिंग कॉम्पिटिशन अबाउट बर्ड्स करके, जी, जी, या क्विज कॉम्पिटिशन कराया बर्ड्स पे। तो अलग अलग स्कूलों में अलग अलग तरीके के इवेंट्स होते हैं। अलग अलग तरह के इवेंट होते हैं। जी, कोशिश ये की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व करें, वाओ, और वंडरफुल, बहुत सारे वैरायटी ऑफ मिरर्ड एक्टिविटीज़। राइट, ठीक है। सो टू एंड दिस कॉन्वर्जेशन विल होल्ड अनदर कॉन्वर्जेशन, फिर से करेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत सारी जानकारी अभी भी हमें लगता है कि देनी, बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो बात कर रहे थे वो रह गई हैं अभी। तो लेकिन अभी के लिए सर क्या आप हमारे व्यूअर्स को मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आपके माध्यम से मेरा मैसेज यही रहेगा कि जो हमारा बर्ड कंजर्वेशन का एफर्ट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, ये इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन का बहुत इम्पोर्टेंस है, और हम चाहते हैं कि इसमें सिटीजन का काफ़ी योगदान रहे। जो भी जिस फॉर्म में भी वॉलंटियर करना चाहें, हमारे साथ मिलके हमारे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके, जो भी मॉनिटरिंग के एक्टिविटीज़ करते हैं हम लोग, बर्ड मॉनिटरिंग की, या जो आसपास के आपके एरियाज़ हैं उनमें बर्ड्स की मॉनिटरिंग करके, मॉनिटरिंग करने में मदद करके हमारा पार्टनर बन सकते हैं आप। जी, तो कॉन्जर्वेशन में हमेशा मदद कर रहे हैं आप हमारी, यही हमारी अपील है आपके माध्यम से। जी, थैंक यू सो मच, इट वाज अ वंडरफुल कॉन्वर्जेशन सर, एंड आई होप कि आप सभी लोग इस 2nd of February को ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। प्लीज़ इंश्योर दैट यू पार्टिसिपेट इन सम और द अदर मैनर, और upforest.gov.in पर आप जाकर वहाँ पे DFO ऑफिस का नंबर ले सकते हैं और उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आप कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं और कैसे आप इसका पार्ट बन सकते हैं। दूसरा, आप ebird.org पर जाकर कोई भी बर्ड आपको नियर बाय अच्छी बर्ड या कोई अलग बर्ड दिखे, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, उनकी कॉल्स को, उनकी आवाज़ को आप अपलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।